हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज कुमार और मेरे अनी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का भूगोल जेसीईआरटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में जानेंगे। आज हम किसके बारे में जानेंगे? तो भूमि के बारे में, मृदा के बारे में, जल के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में जानेंगे। तो भूमि, लैंड के बारे में जानते हैं। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। कितना प्रतिशत? 30%। फिर भी भूमि का सभी भाग पर आवास नहीं बना सकते। ऐसा क्यों? तो सभी भाग पर हम इसलिए आवास नहीं बना सकते क्योंकि सभी जगह पृथ्वी एक समान नहीं है। सभी जगह जो भूमि है वो एक समान नहीं है। सभी जगह की जलवायु भी अलग अलग है और जलवायु अलग होने के कारण वहाँ की जनसंख्या का वितरण भी असमान है। मतलब सभी जगह जनसंख्या भी एक समान नहीं होता है। देखिए, जो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे पहाड़ी हो गया, इसमें दलदल हो गया, मरुस्थल हो गया और सघन वन क्षेत्र और विरल निर्जन जिसको आप बोल सकते हैं रेगिस्तान, ऐसा है सभी। तो ये क्या एक ही जगह है? नहीं, ये अलग अलग जगहों में इस तरह का ये बटा हुआ है। अब उपजाऊ मैदान एवं नदी घाटियों में, उपजाऊ मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाएगी? तो जिस क्षेत्र में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध रहेगा। तो कहाँ वो ऐसा भूमि रहेगा? तो ऐसा नदी घाटियों में होता है। कहाँ होता है? नदी घाटियों में होता है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है। और इसी का देखिए क्या होता है, राजस्थान का थार मरुस्थल, झारखंड के सारंडा वन जैसे में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। क्यों कम पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर भूमि वैसा नहीं है, वहाँ पर उतनी खेती नहीं हो पाती है, इसलिए। जबकि गंगा के मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। गंगा के मैदानी भाग में क्यों? क्योंकि वहाँ हर गंगा किनारे की जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ होती है, इसके कारण वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब भूमि का क्या उपयोग है? तो देखिए, भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि जो है एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका उपयोग कई कार्यों में होता है। कैसे कैसे कार्यों में? कृषि कार्य में होता है, बिजनेस, व्यापार, वानिकी, है ना, खनन के लिए, खनन जहाँ से खोद करके खनिज को निकाला जाता है, खनन कार्यों के लिए, घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, कोई भी फैक्ट्री, कारखाना लगाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? भूमि चाहिए। अगर हमारे पास भूमि ही नहीं तो हम कहाँ पे ये सारे संसाधनों को स्थापना करेंगे? तो किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग भौगोलिक, भौगोलिक मतलब हो गया धरातल और जलवायु मृदा, ये तीन चीज भौगोलिक हो गया, तथा मानवीय हो गया जनसंख्या और प्रौद्योगिकी कारकों पर निर्भर करता है। मतलब किसी भी देश की भूमि से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वो गरीब देश है या धनी देश है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक टेबल में दिया हुआ है। क्या हम देख सकते हैं कि विश्व की एवं भारत में भूमि उपयोग पे प्रतिशत किसमें कितना किया गया है? तो विश्व में देखिए कुल भूमि का 11% कृषि के लिए है और चारागाह मतलब जानवरों के चरने के लिए चारागाह, उसके लिए 26% और वन के लिए 31% है और अन्य कार्यों के लिए 32%। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो भूमि है उस पर 57% पर कृषि होती है, 4% पर चारागाह होता है और 22% पर वन है और शेष जो 17% है वो अन्य कार्यों के लिए। अन्य कार्य का मतलब क्या हो गया? उस घर बनाना है, शहर बनाना है, उद्योग, फैक्ट्री, इन कार्यों के लिए इसे किया गया है। इसे एक पाई चार्ट में भी यहाँ दिखाया गया है। देखिए, आप देख सकते हैं आराम से। ये झारखंड में भूमि उपयोग, ये झारखंड में कितना भूमि उपयोग हो रहा है, हमारे झारखंड में जो भूमि है उसके बारे में यहाँ पर देखिए आप चार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कृषि योग्य भूमि में आज एक बहुत जटिल समस्या आ रही है
कि भूमि तो हमारे पास सीमित है, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए हमें भूमि का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो भूमि का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले वन रोपण करके हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का कम उपयोग करके कर सकते हैं। अतिचारण पर भी रोक लगा सकते हैं। अतिचारण के कारण क्या होता है, जानवर जब घास को खाते हैं तो वो पूरी ज़मीन के बार बार घास खा करके पूरा ख़त्म हो जाता है, और उससे क्या जड़ें जो होती है घास के वो मिट्टी को पकड़े रखती, इससे भी मृदा अपरदन हो जाता है और हमारा भूमि का कटाव होता है। इसके बाद हो गया खनन के बाद खाली खदानों को भरना चाहिए। खनन होने के बाद हम खाली खदान को खुला छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे भर देना चाहिए। अब हम लोग मृदा के बारे में जानेंगे। सॉयल, मृदा क्या होती है, मृदा क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी पाते। तो देखिए, भूपृष्ठ जो हमारा भूपृष्ठ है, उसकी ऊपरी सबसे ऊपरी पतली परत जो है, सबसे ऊपरी, उसको हम मृदा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। इसी में हम लोग खेती करते हैं, इसी में खेती होती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज कणों तथा जैव पदार्थों से। मृदा का निर्माण कैसे होता है, यह चट्टानों से प्राप्त खनिज कणों तथा जैव पदार्थों से होता है। और क्या होता है, यह अपक्षय की क्रिया, यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। मृदा के प्रकार स्थलाकृति से तथा मृदा की उर्वरता जैव पदार्थ एवं खनिज के मिश्रण से निर्धारित होती है। मृदा का सबसे ऊपरी परत जो है वो क्या है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा हो गया, और बालू गाद क्ले के साथ उप मृदा, मतलब उसका नीचे वाला हो गया। अब उसका नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मृदा परिच्छेदिका में अपक्षयित चट्टानी पदार्थ है, उसके नीचे जनक चट्टाने हैं। जनक चट्टाने, ये चट्टाने टूट कर अपक्षयित बनेगा और ये टूट करके हमारी मृदा बनती है। मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, मृदा निर्माण के कौन कौन कारक हैं? तो मृदा निर्माण का जो मुख्य कारक है वो जनक शैल का स्वरूप है। इसमें क्या है, जलवायु, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका तथा मृदा संगठन में लगा समय है। ये अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग कारक के होते हैं। अब है मृदा परिच्छेदिका। ये क्या होता है, तो मृदा की ऊपरी परत से आधार चट्टान तक 3 स्तर होता है। मृदा की ऊपरी परत, वहाँ से जो आधार चट्टान है उसमें 3 परत होता है। कितने परत, 3 होता है, जिनका रंग एवं संगठन अलग अलग होता है। कैसा होता है, अलग अलग। मृदा के इस स्तर की अनुप्रस्थ काट को ही मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। अभी हमने इसे चित्र में भी देखा। मृदा का रंग आधार चट्टान के रंग पर निर्भर करता है। मतलब मृदा का रंग जो है वो आधार चट्टान जो है, जिस चट्टान से वो बना है, उसके वो उस पर निर्भर करता है। आप चित्र में भी यहाँ पर देखिए, चित्र में भी आप देखिए, इसमें सबसे ऊपरी परत में ह्यूमस है। ह्यूमस का निर्माण जीव जंतु तथा वनस्पतियों के सड़ निकलने से होता है, और यह मृदा का सबसे उपजाऊ तत्व होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम झारखंड में मृदा वर्गीकरण, झारखंड में मृदा अपरदन और मृदा का निम्नीकरण, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।